इंडियन इकोनॉमिक्स में लास्ट क्लासेस हम लोग इसमें आई थिंक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे थे हिंदी मीडियम में, है ना। उसमें हम कुछ टर्म की बात कर रहे हैं और टर्म सबके लिए इंपॉर्टेंट है, वो टर्म ही आज बात करूंगा, ठीक है। जिसमें हमने बात किया था HDI का, है ना। HDI का फुल फॉर्म क्या होती है? वेरी गुड, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका हिंदी होता है मानव विकास सूचकांक, ठीक है, मानव विकास सूचकांक, यह इसका हिंदी होता है, इंग्लिश है। बोथ मीडियम को हम लेकर चलेंगे आज। ये HDI जो है ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है, ये सबसे पहली बार UNDP यानी फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। UNDP ने 1990 में ये पहली बार एक रिपोर्ट को, दिस वॉज द फर्स्ट रिपोर्ट विच वॉज पब्लिश्ड, है ना, यानी पहली बार इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था। बस जस्ट वी मस्ट बी नोन ऑफ इट, यह जो रिपोर्ट तैयार की गई थी HDI का, यह रिपोर्ट तैयार करने वाले कौन थे? यहाँ पर हमने 3 अर्थशास्त्री के नाम आपको बताया था, है ना। इसमें पहले जो थे वो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, यानी पाक इकोनॉमिस्ट थे, याद नाम होगा। एक थे हमारा महबूब उल हक, ठीक है। और 2 भारत के थे, अमर्त्य सेन और सिंगरहंस, ठीक है। यानी दीज आर द 3 मेंबर्स। तो इसमें नेतृत्व की हम बात करते हैं, लीडरशिप की बात करते हैं, तो लीडरशिप करने वाले जो थे पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल हक थे, ठीक है। और ये दोनों जो थे इनके असिस्टेंट थे, कह सकते हैं ना, यानी इनके सहायक थे। और ये तीनों मिल करके 1990 में पहली बार HDI का स्थापित किया, HDI कंसेप्ट को लाया, ओके। HDI का जो पैरामीटर्स होती है, ये खास तौर पे यदि मेजरमेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो सर इसका जो मेजरमेंट का जो होता है पार्ट, इसमें हम 3 रूपों में देखेंगे। कितने फॉर्म होंगे? 3 फॉर्म होंगे। उसके बाद हम लोग करेंट डेटा पे बात करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सेकेंड हमारा है एजुकेशन इंडेक्स, और थर्ड है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इस तरह से ये 3 जो पार्ट हैं, ये तीनों पार्ट को मिला करके हमारे यहाँ वर्ल्ड में HDI को पब्लिश किया जाता है। क्लियर हो गई? इसकी जो वैल्यू होता है, वेरी गुड, 0 से लेकर के 1 तक हमने बताया था कि इसका वैल्यू होता है। जो भी 1 के नज़दीक जाएंगे वह क्या होते हैं? वह पॉजिटिव, या कह सकते हैं कि उनकी HDI जो होता है वो डेवलप्ड माना जाता है। क्या माना जाता है? डेवलप्ड। और जो 0 की ओर यात्रा करेंगे वो क्या मानेंगे? वो अनडेवलप्ड कह सकते हैं, या मिनिमम कैटेगरीज में जाते हैं। इज इट ओके? अभी हमने देखा कि HDI का जो रिपोर्ट आया है यह 18 सितंबर को आया था। कब आया था? 18 सितंबर 2022 को ये रिपोर्ट आई थी। यस ऑलवेज। और जो 18 सितंबर को जो रिपोर्ट अभी न्यू वाला आया है, इस रिपोर्ट में हम लोग देखेंगे कि भारत का क्या स्थान, हम कहाँ पीछे हो चुके हैं। इज इट ओके? लेकिन नॉर्मली आपसे जो एग्जाम में भी BPSC में पूछेगा, वह पूछेगा कि HDI का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? किसने दिया था? महबूबुल हक और उनके 2 सहयोगी ने, राइट। यह पब्लिश कौन करता है? UNDP। कब से पब्लिश हो रहा है? इसके कितने पैरामीटर्स हैं? 3 पैरामीटर्स। इतना तो याद हो गया। अब इस आधार पर इसमें देखा जाए तो 2010 में हम कह सकते हैं 2010, क्योंकि यह लगातार हम कह सकते हैं कि यह लगातार 1990 से यह पब्लिश रिपोर्ट होते जा रही थी। बट आफ्टर 2010 देयर वाज एन एक्सट्रीम पार्ट विच हैज बीन एडेड, यानी कुछ इसमें नए चीज़ों को जोड़ा गया। कहा गया कि केवल हम विश्व की गरीबी को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से नहीं माप सकते, किसी को एजुकेशन के आधार पर नहीं माप सकते, और ना ही केवल उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी से माप सकते हैं। ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, या बेस इसका है क्या, याद रखेंगे,
तो इसका जो बेस है वह पर कैपिटा इनकम है। मीनिंग क्लियर हो गई? क्या है? पर कैपिटा इनकम, हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। क्लियर हो गया? प्रति व्यक्ति आय के आधार पर यह रिपोर्ट को पब्लिश की जाती है। लेकिन जब 2010 का जब हमारे पीरियड आए, तो 2010 पीरियड में इसमें बहुत सारे रिकमेंडेशंस को लाया गया। खास तौर पर से 3 ऐसे चीजों को ऐड की गई जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि जो HDI का रिपोर्ट निकल के आ रहा था उसे और हम सुपर बनाने की कोशिश की है। यहां तक कि जो हमारा हाउस होल्ड वर्क होता है, हर घर तक जो बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं विकास न होने के कारण, इज इट ओके, वे सारे गतिविधियों को भी इसमें हमने जोड़ा। जैसे माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम, कुपोषण आपने सुना है। जैसे हम लोग सुनते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर के नाम सुने हैं हम लोग। भारत में, बिहार में अक्सर सुनते हैं जच्चे बच्चे की खतरा, यानी माँ जब गर्भवती हैं, बच्चा को जब जन्म देती है तो उस समय बच्चा के भी जान चला जाता है, साथ साथ माता जी के भी जान चला जाता है ना। तो ऐसी जो गतिविधि होती है, ये सारी समस्या जो है कहीं न कहीं मानव जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसी में ये चुनौतियां और बनी हुई है। और बिहार में खास तौर पे बात करें तो ऐसी समस्याओं को निदान करने के लिए वर्ल्ड बैंक जो होती है, पता नहीं कितने खरबों अरबों में बिहार में पैसा इन्वेस्ट करती है, जिससे कि कुपोषण को दूर किया जाए। आपने नाम सुना होगा, जीविका का नाम सुना है, नाम आपने सुना है, लेकिन जीविका का काम क्या है ये नहीं पता है, बट नाम आपने सुना होगा। चलो वो सारे चीज़ों पे बिहार को जोड़ करके मैं बताऊंगा। वर्ल्ड से स्टार्ट करूंगा, इंडिया में लाऊंगा, बिहार में छोड़ कर आपको छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत। तो अब क्या होता है कि इसमें जो रिपोर्ट तैयार होती है, यह रिपोर्ट हमारा किस में निकलता है? यह रिपोर्ट हमारा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भी निकलता है कि हर एक फैमिली में मान लिया जाए कि 5-7 मेंबर्स हैं, तो सभी का कितना आय है। क्योंकि यदि देखा जाए तो पहले जो हमारा वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट था, वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि यदि आप एक दिन में 1.90 या 1.9 डॉलर यदि आप इन्वेस्ट करने की पावर रखते हैं, शक्ति रखते हैं, एक दिन में मोटा मोटी हम कह सकते हैं $2 कह सकते हैं ना। तो यदि आप एक दिन में $2 खर्च करने की आप शक्ति रखते हैं, यू आर नॉट कंसिडर्ड टू बी पुअर। समझ में आया? आप गरीब नहीं है। आप बताइए, एक दिन में 100 रुपया कमाई हो जाती है? 100 रुपया कमा लेते हैं एक दिन में? वही तो पूछ रहा हूं। तो हम बात करें प्रति व्यक्ति आय की ना। प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या हुआ? हर व्यक्ति की आय आपकी हो जाती है। 80 रुपया कमा लेते हैं, आप कमा लेते हैं नहीं ना। तो ये जो था, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि यदि दुनिया के लिए इन्होंने कॉन्सेप्ट लाया कि यदि एक दिन में कोई व्यक्ति 1.90 डॉलर यदि वो स्पेंड करने या अर्न करने की क्षमता रखता है, दीज आर नॉट कंसिडर्ड टू बी पुअर। इज इट ओके? तो माइनस बात है कि क्या हमारी इस रिपोर्ट पर है? अब तो वर्ल्ड बैंक ने इसको चेंज कर दिया, इस पैरामीटर को, और उन्होंने इस पैरामीटर को चेंज करके कर दिया $2.15। अब कितना कर दिया? $2.15। मतलब हम $1.9 भी प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, और अब प्राप्त करने की बात हो रही है $2.15। तो जब हम पीछे वाला प्राप्त नहीं किए, तो क्या भारत में और बिहार में हम प्राप्त कर रहे हैं? यानी इससे स्पष्ट हो जाता है कि हम रियल में भी गरीब हैं। हमारी जो डेवलपमेंट रुकी हुई है ह्यूमन का, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौतियां बनी है। और यह हमारा सोर्स ऑफ इनकम के यदि आधार को हम मानते हैं, प्रति व्यक्ति आय के आधार को मानते हैं, तो इस आधार पे हम स्पष्ट हो जाता है कि वी आर पुअर, वी आर अनडेवलप्ड। इज इट ओके? अब इस पे और सारे रिपोर्टों को हमें स्टडी करना होगा। क्या रिपोर्ट? इसको आप लिख लेंगे फटाक से शॉर्ट में, फिर मैं करंट डेटा दूंगा। जो लिख लिए हैं पिछले क्लास में ठीक है, जिनका नहीं लिखे वो आएंगे, फटाफट लिखेंगे, फिर हम आगे बढ़ूंगा। पी सुना है? इसका नाम सारा देखा जाए तो डिफरेंट नेम्स होते हैं। पहले तो परचेजिंग पावर पैरिटी होता है। पहले नाम इनकी बताता हूं, एग्जाम में टेंशन में मत आइएगा, जो पूछेगा उसी का जवाब दीजिएगा। एक होता है परचेजिंग पावर पैरिटी, इसका ये भी होता है प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट, इसका ये भी होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आर यू गेटिंग? तो बात देखना है कि क्वेश्चन पूछा है कहां से, ट्रेड से पूछा है। यदि ट्रेड की पूछेगा तो हो जाएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्लियर हो गया? यदि ये प्रोडक्ट की बात करता है, गुड्स एंड सर्विसेज की बात करता है, तब वहां पर हो जाएगा प्रोड्यूसर, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन।
क्लियर हो गई। लेकिन यदि एक देश की आय दूसरी देश के साथ तुलना करने की बात करता है तो हम क्या समझेंगे कि परचेजिंग पावर पैरिटी की बात कर रहा है, यानी क्रय समता। क्रय समता यानी आप ये कितना क्रय करने की आपके पास क्षमता है। क्षमता समझते हैं ना, क्षमता सही है। अच्छा इसको मिटा दूं, हिंदी गलत लिख दिया है, चल मिट गया। तो क्रय शक्ति समता आई थिंक सही होगा, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि है क्या। अब एक चीज याद रखेंगे कि जो परचेजिंग पावर पैरिटी का जो हम कॉन्सेप्ट लाया अभी, ये परचेजिंग पावर पैरिटी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले गुस्टाव कैसिव नाम सुने हैं? नाम नहीं सुने आप लोग। गुस्टाव कैसिव नाम का एक व्यक्ति था, एक इकोनॉमिस्ट था। यह व्यक्ति सबसे पहले 1918 में इन्होंने एक कॉन्सेप्ट को डेवलप किया और उस कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया क्या? परचेजिंग पावर पैरिटी। इज इट ओके? ये परचेजिंग पावर पैरिटी जब इन्होंने फर्स्ट टाइम 1918 में जब ये विचार को रखा, इन दैट टाइम दुनिया जो थी इस चीजों को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। लेकिन एक ऐसा पीरियड होता है, वह पीरियड होता है 1988 जब 1988 में सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट गुस्टाव कैसिव के द्वारा जो दी गई थी, दिस कॉन्सेप्ट वाज कंप्लीटली अडॉप्टेड बाय IMF। यू माइट हैव नोन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 27 दिसंबर 1945। क्लियर हो गया? कहाँ इसकी स्थापना हुई थी? वाशिंगटन DC। कहाँ पर हुई थी? वाशिंगटन DC। कहां पर है? अमेरिका में। स्थापना करने के पीछे रीजन क्या था? रीजन ऐसा था, अब इसे मैं थोड़ा सा मैं शॉर्ट में यहां पर डील कर देता हूं क्योंकि आगे तो हमें पढ़ाना ही है। IMF और वर्ल्ड बैंक, देयर आर टू। अरे दोनों को बोला जाता है ट्विन सिस्टर। क्या बोला जाता है? ट्विन सिस्टर, जो हम लोग अपने बिहार की भाषा में बोलते हैं जुड़वा। समझ में आ गई? ये दोनों ट्विन सिस्टर्स हैं। अरे दोनों जो पार्ट हैं IBRD का पार्ट है। किसका? IBRD का पार्ट है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इज इट ओके? तो ये इसका पार्ट, इसमें टोटल जो होते हैं 5 यूनिट्स होते हैं या 5 ब्रांचेज होते हैं, जिसमें इसमें 2 ऑलरेडी मैंने बता रहा हूं, IMF और वर्ल्ड बैंक। जब सेकेंड वर्ल्ड खत्म हुई, सेकेंड वर्ल्ड न हो इसको लेकर के हमने देखा था जब 1914 टू 1918 में जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार दुनिया में चला था, तो इसकी जो भयावहता थी, इसकी जो प्रॉब्लम थी, ये चुनौती जो थी, इस चैलेंज को देखते हुए पूरे दुनिया में कहीं न कहीं उथल पुथल यानी इन पीस हो गया था, अशांति फैल गई थी, समाज टूट रहे थे, दुनिया आपस में बिखर रही थी, क्योंकि हमारी एकता व अखंडता जो थी, यूनिटी और इंटीग्रिटी जैसी जो मामला था, वह कहीं न कहीं बेपटरी होते जा रहा था। इज इट ओके? भविष्य में ऐसा चिंता नहीं आए, भविष्य में सेकेंड वर्ल्ड वार नहीं आए। तो सेकेंड वर्ल्ड वार को रोकने के लिए हमने 1919 में हमने लाया लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन, माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ लीग ऑफ नेशन, सुना है ना? और यही 1919 है, 13 अप्रैल 1919 जब भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। इज इट ओके? रॉलेट एक्ट आया था, सुना होगा आपने। तो यही लीग ऑफ नेशंस को हमने स्थापना किया, और यह स्थापना करने के पीछे दिस वाज ओनली रीजन, एक रीजन थी कि भविष्य में हम सेकेंड वर्ल्ड वार को होने नहीं देंगे, ये रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन इसमें अमेरिका का बहुत ज्यादा प्रभुत्व था, अमेरिका की इसमें बहुत ज्यादा पहुंच थी, अमेरिका बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी, जिसके कारण विश्व के जो और सारे राष्ट्र थे, वे राष्ट्रों ने अपनी जो एक्टिवनेस था, इनकरेजमेंट जो थी, वह कहीं ना कहीं लीग ऑफ नेशन के साथ उनकी नहीं जुड़ती है। और न जुड़ने के कारण हम कह सकते हैं कि यह लीग ऑफ नेशन जिस लक्ष्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए इट वाज इस्टेब्लिश्ड, यह अपने लक्ष्य को फुलफिल करने में असमर्थ रहा, और इसका रिजल्ट निकला कि 1939 टू 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार गॉट स्टार्टेड। क्लियर हो गई? मित्र राष्ट्र, अधूरी राष्ट्र, आपने सुना होगा, दे वर 2 countries were divided into parts. In that time, जो एलाई जो नेशंस थे, those
गॉट द विक्ट्री। तो मित्र राष्ट्र जो थे जीत गए, धुरी राष्ट्र जो थे हार गए। और मित्र राष्ट्र में हमने देखा था कि 39 में तो ये स्टार्ट हुई थी, लेकिन अमेरिका 1944 में इन्वॉल्व हुआ था, इजिप्ट के 44 में इन्वॉल्व हुआ, और 45 में ये नहीं खत्म होती युद्ध। ये युद्ध पता नहीं कब तक चलता। युद्ध तो स्टार्ट खत्म होती है तब जब जापान के दो क्षेत्र थे, हिरोशिमा और नागासाकी। ये दोनों जो क्षेत्र थे, इसमें अमेरिका के द्वारा लिटिल बॉय ऑफ हैट्समैन को दागा गया, जिसको हम लोग परमाणु हमला बोलते हैं। क्लियर हो गई। और जैसे हमला होती है, जापान जो था अमेरिका के सामने सरेंडर कर देता है कि अब हम युद्ध नहीं चाहते। आर यू गेटिंग? और विथ दिस वी कैन से सेकेंड वर्ल्ड वॉर गॉट ओवर। क्लियर हो गया। सेकेंड वर्ल्ड का खत्म हो गई। अब जैसे खत्म हुआ उसके बाद पूरी दुनिया जो थी एकदम टूट गया था, अर्थव्यवस्था टूट गई थी, इंडस्ट्री टूट गया था। अब समस्या हो रही थी कि दुनिया को कैसे स्टेबल किया जा सके, कैसे दुनिया को एक सही मुकाम दिया जा सके। और इसी का सबसे बड़ा जो पार्ट दिखा वह अमेरिकी प्रेसिडेंट उस समय जो थे, कौन थे? ड्यू रूजवेल्ट। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल। नाम सुना है ना? नहीं सुना है तो सुनाऊंगा इतिहास, क्योंकि इकोनॉमी पढ़ा रहा हूं, इतिहास रगड़ूंगा, पॉलिटी भी रगड़ूंगा। ओके। और इसमें हमने देखा कि इंग्लैंड और अमेरिका ये दोनों की सहभागिता या सक्रियता के कारण विश्व शांति की बात हुई, वर्ल्ड पीस की बात हुआ। और वर्ल्ड पीस को लेकर के पूरे दुनिया में एक नया संस्थान का गठन किया गया, वह था 24 अक्टूबर 1945, और उस संस्थान का नाम दिया गया यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गई। तो इस संस्था का मात्र एक ही इसका लक्ष्य था कि पूरे दुनिया में हम शांति फैलाएंगे। इज इट ओके? ओनली फॉर पीस टू एस्टेब्लिश पीस दिस इंस्टीट्यूशन वाज एस्टेब्लिश्ड। इज इट ओके? और आपको पता होना चाहिए कि क्या अभी वर्तमान में यूएनओ है या नहीं है ना? एकदम यू ऑल आर गलत। जस्ट यू मस्ट बी नोन ऑफ इट। ओ हैज बीन रिमूव्ड इन 1950। ऑर्गेनाइजेशन यानी संघ 1950 में ही ये वर्ड को हटा दिया गया है। एंड नाउ वी हैव सिंस 1950 वी हैव ओनली यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र। लेकिन ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स participate and answer the question United Nation Organization, UNO, we all are studying UNO। एग्जाम में भी आएगा, लेकिन किंतु परंतु नहीं, सॉरी, इकोनॉमिक्स क्लास है, यहाँ डेटा पे बात होती है, फैक्ट्स पे बात होती है, लेकिन किंतु परंतु में महाभारत हो जाती है। सो आई डोंट लाइक महाभारत। एवरी जगह लिखती है, लेकिन वी ऑल आर द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ऑफ सिविल सर्विसेज, सो वी मस्ट बी अवेयर ऑफ इट दैट व्हाट एवर या व्हाट वी हैव वी मस्ट लर्न कंक्रीट थिंग्स ऑफ नॉलेज। क्लियर हो गई। अब रोड छाप लूसेंट पढ़ लीजिएगा, पटना पब्लिकेशन पढ़ लीजिएगा, और कहिएगा हम सिविल की तैयारी करें, तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं ना। हमें सिविल की तैयारी करें तो हमें ऑथेंटिक किताब चाहिए, ऑथेंटिक फैकल्टी चाहिए, ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट भी चाहिए। क्लियर हो गया। तो सिविल की तैयारी करें तो लूसेंट की बात मत कीजिएगा, कहीं ना कहीं आई डोंट लाइक, कहीं ना कहीं यहाँ क्या हम बता रहे हैं, लिसन टू मी। आगे बढ़े। अब क्या होता है साहब, यूनाइटेड नेशन की हमने स्थापना कर दिया, और स्थापना जब किया था तो आपको पता होनी चाहिए कि उस समय इसमें जो सदस्य राष्ट्र थे वह सदस्य राष्ट्र टोटल 50 थे। कितने थे? ओनली 50, इन विच इंडिया वाज आल्सो पार्टिसिपेटेड। मीन टू से वी कैन से इंडिया हैज बीन एस्टेब्लिश्ड मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। क्लियर हो गया। यानी 1950 से जब से स्थापना हुआ उस समय से ही भारत इसका सदस्य राष्ट्र रहा है। और 1951 सॉरी जो 51वां सदस्य हुआ, यानी इसमें हम एक जोड़ देंगे, ठीक है, तो 51वां सदस्य हो जाएगा। यह था पोलैंड, वह था पोलैंड। क्लियर हो गई। चाइना को जो आप बात करते हो उस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन कराता हूं, उसके बाद हम परचेजिंग पावर पैरिटी को खूब बढ़िया से लपेटता हूं। लपेटने आता है मुझे। ओके। तो जो हम लोग यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन में आपने जो देखा कि इसमें जो परमानेंट मेंबर होते हैं, क्या होते हैं? परमानेंट मेंबर। और इसमें टोटल कितने हैं? 5 हैं। Which has they got the veto power, है ना। तो जो वीटो पावर मिला है बाबू, आपको पता होनी चाहिए कि यह 5 देश में 4 यूएसएसआर उस समय, ब्रिटेन यानी यूके और फ्रांस, और एक जो इस कोरोना बीच में आया है इसका कोई अस्तित्व नहीं था। इसमें तो साहब आपको पता होनी चाहिए कि यह चारों जो राष्ट्र थे मित्र राष्ट्र थे, एलाई कंट्री थे।
और इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार का विक्ट्री लिया था। विजेता ये सब बने थे और जो विजेता बने वही अस्थायी सदस्य बने। और इसी समय हमारे प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी थे। नेहरू जी के यह अवसर मिला कि यू मस्ट बी द मेंबर, परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। लेकिन पता नहीं हमारे प्रधानमंत्री जी का कौन सा प्यार था। अब जो भी हम आगे कुछ नहीं बोलेंगे, उनका कौन सा प्रेम था अब तो मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा कि मुझे मत दे दे, मेरे छोटे भाई के दे दे, क्योंकि वो रूठ जाएगा। क्लियर हो गई? हाँ, भाई वाला फीलिंग आया था। आज वही भाई पूरे दुनिया को परेशान करके रखा है। अब समझ में आ गई? तो यह हमारा जो 5 हम जो पढ़ते हैं परमानेंट मेंबर में या 5 परमानेंट मेंबर में, ये मुझे स्थान मिला था जो हम जानबूझ करके इसको देवला दिए, क्योंकि इसकी अस्तित्व क्या थी? ये आया था 1949 में, हम आ गए थे 1947 में। क्लियर हो गई? तो इसकी कोई पहचान थी क्या? इसकी धरातल पे कोई जानता भी था क्या? कहीं न कहीं हमने इनको पहचान दे दिया। अब आज यह पहचान देकर कहीं न कहीं हम ही कटघरे में खड़े हो चुके हैं कि यह बंदा वहां बैठ करके, अब समझ आती है ना? इसीलिए वो कहावत कहा गया था, बिना सोचे विचारे जो करे सो पाछे पछताए, अब बिगड़े पर गधा बने लाद लाद मर जाए। अब समझ में आ गया? तो लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ ऐसा ही कर दिया जो आज तक हमारी परेशानी बढ़ गई है। वो तो मोदी जी को पता है, हमको नहीं पता है। इज इट ओके? तो ये आप तो इसकी जो हम स्थापना किए थे, ये स्थापना करने के पीछे रीजन क्या था? वर्ल्ड पीस। क्या था? वर्ल्ड पीस। वर्ल्ड पीस का मतलब, यदि दो देश आपस में मनमुटाव करते हैं, कोई सीमा विवाद होता है, किसी पर ट्रेड विवाद होता है, तो यह आपसे बात करके दोनों को मिलाएगा। मीनिंग क्लियर हो गया? अब मायने सी बात है, खाली बात विचार करने से शांति हो सकती है? पेट खाली है, इमेजिन। अब हम आपको मीठी मीठी बैठ के बात करेंगे तो क्या आपको अंदर से संतुष्टि मिल रही है? अंदर चूहा कूद रहा है तो आप हमारी बात सुनेंगे भी थोड़ा सा? तो केवल बातों से शांति होगी या साथ साथ कुछ इकोनॉमिक शांति होना चाहिए? तो यह जो थी वर्ल्ड की शांति ऑन द बेस ऑफ पैक्ट, ट्रीटी, संधि के आपस में लड़ना नहीं है। लड़ाई की समस्या क्या है उसे हम बात कर करके निपटाएंगे। लेकिन वर्ल्ड में और एक शांति होना चाहिए था जो इकोनॉमिक शांति होना चाहिए था। यही इकोनॉमिक शांति करने के लिए हमने 27 दिसंबर 1945 को वर्ल्ड बैंक और IMF का गठन किया। इज इट ओके? तो हम दो संस्था को लाए एक बार वर्ल्ड की शांति के लिए। एक हमारी जो शांति तो विचार शांति लाने के लिए हमने लाया यूनाइटेड नेशंस को, और आर्थिक शांति लाने के लिए हमने क्या लाया? क्लियर हो गई? लेकिन यहीं से समस्या आपने सुना होगा, यही 1945 से लेकर के 1991 का जो दौर आता है, यह हमारा कोल्ड वार का दौर आता है। और इसमें दो देश लड़ते हैं, USSR और USA। क्लियर हो गई? अरगड़ी में पॉइंट बहुत ब्रीफ में बता दिया है आपको। तो यह IMF जो था, चलो आगे लाइन पे आता हूं, एक बार पीछे दिखा देता हूं। तो अभी जो हम लोग परचेजिंग पावर पैरिटी की बात कर रहे थे, यह परचेजिंग पावर पैरिटी का जो कॉन्सेप्ट था, यह कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जल्दी बोलेंगे। गुस्टाव कैसियो। कब दिया था? 1918 में। IMF ने इसे कब स्वीकार किया? 1988 में। क्लियर हो गई? और IMF जो इसको एडॉप्ट किया था, एडॉप्ट करने वाला जो कॉन्सेप्ट थी वह था इक्वल प्राइस। इक्वल प्राइस यानी बराबर कीमत के रूप में उन्होंने इस चीजों को एडॉप्ट किया था। अब ये हमें जानना होगा कि इक्वल प्राइस कैसे निकालेंगे, है ना? हम बार बार डॉलर को तुलना करते हैं, बार बार कहते हैं कि अमेरिका जो है वर्ल्ड में ऐसे है, हमारा इकोनॉमी ऐसे है। हम परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे देखते हैं कि हमारे इंडिया का जो हमारा इकोनॉमी है क्या पोजीशन पर है? 3rd। लास्ट क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था, GDP पर कितने स्थान पर है? कितने पहले कितने स्थान पे थे? 11 से कितने स्थान पे आए? किसको हरा है? किस आधार पे हरा है? देखो इतने जोर से पूछे कि लाइन कट गई। क्या आधार था हमारे हराने का? You all are गलत। You are not remembering whatever I make you understand. You are not concerned with the classes. Please be concentrate. बताया था कि हमारा मार्च में इंडिया के पास 854.16 बिलियन डॉलर फॉरेक्स था, और वही ब्रिटेन के पास मात्र 816 बिलियन डॉलर फॉरेक्स था।
क्लियर हो गई। तो जिनके पास ज्यादा विदेशी मुद्रा वही तो बाजार करेंगे। अब आप तो देख रहे हैं कि यूक्रेन और रसिया के जो युद्ध है, यह रसिया और यूक्रेन के युद्ध लगभग यूरोप के देशों को कंगाल बना दिया है। और यही कारण हो सकता है कि 4 दिन पहले अमेरिका के सेना प्रमुख ने एक बयान दिया कि जेलेंस्की, तुम जो समझ रहे हो कि रसिया आप पे अटैक नहीं कर रहा, अपना सेना को पीछे कर रहा है, एक गलत मत समझो। रसिया हार नहीं रहा है, बल्कि रसिया जीत रहा है। इसलिए तुम बात करना शुरू करो, क्योंकि अमेरिका को भी पता चल गया है कि पुतिन मुझे छोड़ेगा नहीं और ये कभी हार मानेगा नहीं। और ये जेलेंस्की ने एक स्टेटमेंट दे दिए कि हम रसिया से उसी आधार पे बात करेंगे, पहले वो कहे कि जीवन में कभी हम पे वार नहीं करेगा, जितना युद्ध हुआ इसका वो जिम्मेवारी ले। तीसरा, जितना अभी तक हमारी खर्च हुई है, जितने हमारे बर्बाद हुए, उसका वो आप हमें क्षतिपूर्ति करे। वो अपने सेना को दंड दे जिन्होंने हम पे वार किया है। आपको लगता है किसी भी पक्ष में रसिया बात को मानेगा? प्रॉब्लम यही है कि जब आप कॉमेडी राष्ट्रपति ढूंढ लीजिएगा, डांसर राष्ट्रपति को ढूंढिएगा, तो उसके पास विचार भी उसी तरह के आएंगे। समझ में आया? तो अभी विचार इस तरह से अब दे रहा है, जो कि अमेरिका ने डायरेक्ट शब्दों में चेता दिया यूक्रेन को कि यदि आप शांत चाहते हो, यूक्रेन को बचाना चाहते हो, तो बात करो, नहीं बात करोगे तो कोई फल होने वाला नहीं है। लेकिन यूक्रेनी जेलेंस्की का दिमाग खराब है, वह देश को एकदम झोंकने के कगार पे आ गई है और रसिया छोड़ेगा नहीं, क्योंकि अब आ रही है ठंडा वाला मौसम। और ठंडा वाले मौसम में इतनी स्थिति जेलेंस्की की खराब होगा, क्योंकि खुद वो रिपोर्ट में बोला है कि हमारे यहाँ के 40% क्षेत्रों में बिजली, पानी, ये सारे आपूर्ति खत्म हो चुके हैं। अब आ गई है उनके यहाँ शीत ऋतु वाला मौसम। क्लियर हो गई? अब क्या चुनौती होगा तो बेचारे जेलेंस्की ही समझे, और रिवोल्ट होगा वो भी जेलेंस्की ही समझे। आगे बढ़ते हैं। तो जो हम लोग परचेजिंग पावर पैरिटी की बात कर रहे हैं, अब इसको अच्छे से समझिएगा। जैसे परचेजिंग पावर पैरिटी आपको समझने के लिए द बेस्ट तरीका, इसमें हमने बताया कि इंडिया का जो स्थान है इसमें, यह अभी वर्ल्ड में 3rd पोजीशन पर है। लेकिन जीडीपी के आधार पर देखें तो इंडिया हमारा 5वां पोजीशन पर है। क्लियर हो गई? 5th पोजीशन पर है। और पीपीपी के आधार पर हम 3रे पोजीशन पर हैं। हमसे पहले यूएसए है और उसके बाद चाइना है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, लेकिन याद नहीं रहता है। अच्छा, याद रहता है तो हड़बड़ाना नहीं है, बस कुछ ही समय के बाद मैं पूछूंगा, कुछ टेंशन नहीं लेना है। ठीक है? ये होता क्या है सोचिएगा, समझिएगा। जैसे मान लिया जाए ये हमारा इंडिया है, दुनिया गोल है तो भारत को हम गोल रखते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। ठीक है? मान लिया जाए कि ये इंडिया का पूरे इंडिया जो हमारा जियोग्राफिकल बाउंड्री है साहब, इस जियोग्राफिकल बाउंड्री में एक मोहन नाम के इंसान है साहब, और इन्होंने एक टी शर्ट जो है खरीदने गया, और यह टी शर्ट खरीदने जब गया तो इसे 100 रुपया में टी शर्ट मिला। मानते हैं? इंडिया में टी शर्ट कितने में इन्होंने खरीदा? ओनली 100 रुपये में इन्होंने टी शर्ट खरीदा। इसी टी शर्ट को खरीदने के लिए अब ये देखा कि अच्छा, हमने यहाँ पर ये जो टी शर्ट खरीदा, यह टी शर्ट इंडिया में हमें 100 रुपया में मिला, देखता हूँ ये यूएसए में कितना में मिलता है। क्योंकि कभी भी तुलना की जाती है तो अपने से बड़ों से की जाती है, बराबरी से नहीं की जाती, वो अपने से छोटों से नहीं की जाती है। नहीं तो आपकी अपनी ताकत का पता नहीं चलेगा, अंदाजा नहीं लगेगा। सही बात है ना? जैसे अब भारत कभी पाकिस्तान से लड़ने की बात कर रहा है, सुन रहे हैं, टारगेट हम किसको कर रहे हैं? चाइना को। क्योंकि भारत जानता है कि इससे हम लड़िए कि क्या करें, बेचारा मरता क्या नहीं करता है, इसको तो खाने के लिए खुद नहीं है, तो इससे हम क्या लड़ेंगे। लड़ना है तो किसी और से लड़ते हैं जिसको हम सबक सिखाएंगे, और सबक सिखा रहे हैं उसको, है ना। इसलिए हमेशा अपनी औकात का पता लगाना हो तो अपने से मजबूत लोगों से थोड़ा सा पंगा लीजिए। पंगा समझते हैं ना हम लोग, बिहार में तो पंगा बढ़िया से समझते होंगे। तो साहब हम परचेजिंग पावर पैरिटी को कैसे पता लगाएं? तो दुनिया में हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा मजबूत कौन है भाई? डॉलर। अब पूरे दुनिया में व्यापार किससे हो रही है? डॉलर से। तो हमें तुलना भी किससे करना चाहिए? तो थोड़ा एक क्वेश्चन बता दीजिए फटाक से कि भारतीय रुपया के सिंबल किसने दिया था? तुरंत पूछ दिया ना? हाँ ठीक है, एकदम सही बताए। ये जो है हमारा रोमन का आर और देवनागरी का रो, ये दोनों के कॉम्बिनेशन है। देखिएगा,
ए वाला जो पार्ट है ये पूरा हमने ले लिया है, यहाँ पर देख लीजिएगा। और इधर तो ए वाला तो यहाँ भी दिख रहा है, एक कॉमन चीज दिख रहा है ना, ये कॉमन चीज दिख रहा है, कॉमन चीज यहाँ पर आ गई। और ए वाला जो डंडा बचा है इसको ऊपर में डाल दिया। यानी जो हमारा इंडियन करेंसी का जो सिंबल है, इंडिया दुनिया में 5वां देश है जिसका अपना सिंबल है। क्लियर हो गई? तो यह देने वाला जो सिंबल है यह डी उदय कुमार है। डी उदय कुमार हैं जो एमटेक आईआईटी बॉम्बे से किए हैं, आईआईटी बॉम्बे से किए हैं। और यह हम 2010 में 2010 में इंडियन सिंबल को स्वीकार किया है। इज इट ओके? तो अब हमारी जो है साहब, हम अब रुपया को डॉलर से तुलना करने वाले हैं। तो रुपया से रिलेटेड क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। अब ये हमारे जो रुपया है, इस रुपया को हम तुलना कर रहे हैं अमेरिका से। तो जब हम अमेरिका से, तो हमने देखा कि जिस टी शर्ट को खरीदने के लिए हमें इंडिया में 100 रुपया देना पड़ा, इस टी शर्ट को हम देखेंगे कि हमें अमेरिका में कितना में मिलेगा। क्लियर हो गई? जब हम अमेरिका में गए तो यही टी शर्ट, मान लिया जाए कि आपने यहाँ पोलो का टी शर्ट लिया, यही पोलो को टी शर्ट जब आप अमेरिका में लेने के लिए गए, एक ही वित्तीय बाजार में, अभी हमारा वित्तीय बाजार या वित्तीय वर्ष कौन सी चल रही है साहब? तो फाइनेंशियल ईयर अभी हमारा 2021-22 चल रहा है। क्लियर हो गया? यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हमारा 2 साल क्यों आता है साहब? फिर क्वेश्चन हमने दाग दिया, ये 2 साल क्यों आता है, 21 क्यों नहीं, 22 क्यों नहीं? तो अब याद रखिएगा, यहाँ पर दो, एक जो होते हैं लास्ट ईयर होता है और एक जो होता है कमिंग ईयर होता है। तो यहाँ 22-23 होना चाहिए ना, 22 और 23 होना चाहिए। एक हमारा कमिंग ईयर होता है और ये जो बेस्ड है यह ग्रेगोरियन कैलेंडर पर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर बेस्ड है। बार बार आपसे एग्जाम में पूछता है कि भारत का वित्तीय वर्ष किस कैलेंडर पर आधारित है। कितने लोग क्वेश्चन घर पे बनाते हैं? कोई नहीं क्वेश्चन सेट मारते हैं, नहीं मिला है, सब मिला होगा। इसलिए एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए जो मैं बोलूं, ठीक है? क्योंकि केवल मैं बोलूंगा एग्जाम की बात, बीच में कभी कभी आप लोग को एंटरटेन जरूर कराऊंगा, नहीं तो आप लोग ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे तो फिर दिमाग से बाहर जाएगी। बात पढ़ाना है इकोनॉमिक्स का, ठीक है? तो ये हमारा लास्ट ईयर और एक करेंट ईयर, सॉरी कमिंग ईयर। ये लास्ट ईयर और कमिंग ईयर क्या होता है? हमारे पास एक इकोनॉमिक सर्वे होता है। ये इकोनॉमिक जो सर्वे होता है, लास्ट ईयर में हमने क्या पाया, क्या खोया, ये शो करते हैं। और जो हमारा एक बजट होता है, इसमें हम बताते हैं कि आगे आने वाले साल के लिए हमने क्या किया है या क्या क्या हम लक्ष्य को निर्धारित कर रहे हैं। मीनिंग क्लियर हो गई? और यही कारण है कि हम 2 साल को लेकर के अपने बजट को तैयार करते हैं। क्लियर हो गई? तो एक फिनेंशियल ईयर, अभी फिनेंशियल ईयर क्या है? 22 से 23 है। इस फिनेंशियल ईयर में एक व्यक्ति इंडिया में कितना में टी शर्ट लिया और यही टी शर्ट लेने के लिए अमेरिका के मार्केट में चला गया। जब अमेरिका के मार्केट में गया साहब, तो इसे मात्र ये टी शर्ट कितना में मिल गया? $5 में मिल गया। कितना में मिला? इंडिया में कितना में और अमेरिका में? तो यदि इंडिया में इसको 100 रुपया माने तो अमेरिका के सेंस में इसको हम 5 रुपया मान सकते हैं, मान सकते हैं। अब चलिए मैथ पे आ जाइए, सबको मैथ आता ही होगा। आइए अब मैथ पर। तो हम कह सकते हैं कि $5 इक्वल टू 100 रुपीज, है ना? तो $1 इक्वल टू 100 बाई 5 इक्वल टू 20 रुपी। मीनिंग क्लियर हो गया? मतलब हुआ कि हम जो सामान इंडिया में 20 रुपया में खरीदते हैं, वह अमेरिका में कै रुपए में मिल जाता है? तो बताइए कि खरीदने की पावर किसके पास ज्यादा, हमारे पास या अमेरिका वाले के पास? अब तो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हम जो सामान 20 में ले रहे हैं उसको कितना में मिल जा रहा है? तो सबसे ज्यादा वो सामान खरीदेगा या हम खरीदेंगे? वो खरीदेगा ना। तो इससे तो हमने निकाला कि हमारा खरीदने की पावर कितनी है, हमारी ताकत कितनी है। ये तो क्लियर हो गया। तो इतना से स्पष्ट हुआ कि अमेरिका इज ग्रेटर देन इंडिया ऑन द बेस ऑफ परचेजिंग पावर। ये तो स्पष्ट हो गई। अब हम इसी को अपने इंडियन इकोनॉमी में लेकर के आ जाते हैं। तो मान लिया जाए, मानने में कोई दिक्कत नहीं है। तो माना यानी इमेजिन, हम इमेजिन करेंगे कि इंडियाज जीडीपी जो है, इंडियाज जीडीपी, भारत का जो भी जीडीपी है साहब, यह हम मान लेते हैं कि 50,000 रुपया का है। कितना का है? 50,000 रुपया का हमारा इंडियन जीडीपी है। क्लियर हो गई?
अब हमें देखना होगा कि यदि भारत का जीडीपी 50,000 का है, ऐसे 50,000 का नहीं होता, हमेशा बिलियन में होता है, ध्यान दीजिएगा, मानने के लिए समझने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो मान लिया जाए कि भी भारत का जो जीडीपी है वो कितना का है, 50,000 का है। अब हम देखेंगे कि अमेरिकी डॉलर में हमारे जीडीपी कितना का है, निकालेंगे ना, अमेरिकी जीडीपी में कितना का है। तो यदि इंडियन जीडीपी में 50,000 का है तो भी हमने जस्ट देखा कि $1 इक्वल टू 20 रुपीज हुआ ना, तो हमें कितना का डेटा निकालना है, 50,000 का, इसलिए 50,000 रुपया का इन डॉलर कितना होगा, तो हम निकाल देंगे सीधे 50,000 बट्टा 20 इक्वल टू, आई थिंक काट लीजिएगा, 2500 हो गया ना, $2500। मीनिंग क्लियर हो गई। यानी हमारा यदि 50,000 का इकोनॉमी है तो उसका कितना का इकोनॉमी है, 2500 का मात्र है, और वह 2500 का ही 50,000 पे क्या पड़ जा रहा है। मीनिंग क्लियर हो गई। तो इस आधार पे हम क्या निकाल लिए, किसी भी देश का परचेजिंग पावर पैरिटी, और इस आधार पे हम जानने की कोशिश किए कि एक देश दूसरे देश में, या एक देश की जनसंख्या को दूसरे देश की जनसंख्या के साथ हम कंपेयर करके आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया कि हमारी परचेजिंग पावर क्या है, सामने वाले की परचेजिंग पावर क्या है। इज इट ओके? फटाक से लिखेंगे। 60वीं आपको होने वाला है जनवरी में। ये तो कंफर्म रहिए कि जो भी आया है एचडीआई का रिपोर्ट यही एग्जाम में पूछेगा, तो जानना तो जरूरी हो जाएगा। तो अभी इसमें जो टोटल देश जो हुआ, पहले तो 189 देश थी, लेकिन अब इसमें देशों की संख्या बढ़ा दी गई है। क्लियर हो गई? अब इसमें हम एचडीआई डायरेक्ट हम करंट पे आते हैं। पीछे चलें, ऐसे स्लाइड आप कभी भी ले सकते हैं, हम स्लाइड बढ़ाते जाते हैं। अब देखते हैं आज 2 घंटा में कितने स्लाइड पढ़ाता हूँ। ऐसे 1 घंटा में मेरा रिकॉर्ड रहा है 13 से 14 स्लाइड मार देता हूँ। अब आप लोग को देखिए कि कितने स्लाइड जाता है आज। तो यदि देखा जाए तो एचडीआई में रेडी कर लीजिए। एचडीआई की यदि हम रिपोर्ट देखते हैं, एचडीआई रिपोर्ट हम 2022 का देखते हैं। अभी आपको पता होनी चाहिए कि पिछले साल और इस साल 2021 और 2022 दोनों को मिला करके इस साल का एचडीआई का रिपोर्ट आया है। क्लियर हो गई? और ये जो आया है अभी 18 सितंबर को आया है, 18 सितंबर 2022 को यह रिपोर्ट यूएनडीपी ने इसको पब्लिश किया है। क्लियर हो गया? पहले इसमें सदस्यों की संख्या जो थी 189 था। कितने था? 189 सदस्य थे। यदि हम पिछले रिकॉर्ड की बात करते हैं, 2020-21 की बात करते हैं, तो उस समय सदस्य देशों की संख्या जो थी 189 थी। क्लियर हो गई? लेकिन अब यह बढ़ कर करके 191 हो गया। कितना बढ़ हो गया? 191। और ये 191 जो टोटल देश हैं, ये टोटल कौन है? ये टोटल सदस्य राष्ट्र हैं। ऐसे याद रखिए, सदस्य राष्ट्र जो हैं ये यूएनडीपी का सदस्य राष्ट्र है या एचडीआई के सदस्य राष्ट्र। क्लियर हो गई? और इसमें भारत का जो जगह है, यानी हम कह सकते हैं भारत इंडिया रैंक कह सकते हैं ना, तो ये हमारा इंडिया का जो रैंक है, यह इंडिया रैंक 132 आउट ऑफ 191, यानी 132वां हमारा स्थान आया है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि टोटल इसमें सदस्यों की संख्या अब कितनी हो गई, तो क्या जवाब दीजिएगा? 191। इसमें भारत का रैंक क्या है? 132। क्लियर हो गई? एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते, जैसे 189 है ना, अभी 189 से 190वां सदस्य एक संस्थान का बना है, बता सकते हैं? ऐसे कौन सी संस्थान है जिसका 190वां सदस्य बना है कोरोना के टाइम में? एनी वन ऑफ यू मेक मी अंडरस्टैंड? एंडोरा देश का नाम जानते हो? नाम सुने हो एंडोरा? नहीं सुने हैं? आज जियोग्राफी के जाकर के मैप उठाना है, ठीक है? बस नाम सुना देते हैं, जाकर के पढ़ना है। अब एंडोरा मांस नहीं समझाना कि खाने के बाद आदमी मोटा हो जाता है, ठीक है? वो दवा वो सब चली है। एक एंडोरा देश भी है, ठीक है? तो ये जो एंडोरा है, एंडोरा जो है साहब, यह 190वां सदस्य बना है आईएमएफ का। किसका? आईएमएफ का। पिछला बीपीएससी का क्वेश्चन आप देखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा था कि आईएमएफ का 190वां सदस्य कौन बना? कौन है? एंडोरा। यह यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, बड़ा छोटा सा देश है, उसके बावजूद यह यूरो को नहीं मानता है। सोचे
विश्व के साथ इसकी कुछ अलग ही पॉलिसी है, इसके यहाँ पर्यटन बहुत अच्छी है। लेकिन जिस तरह से कोरोना 2 साल के लिए आया तो यह चुनौती कहीं न कहीं दुनिया को लेकर के आ गई और इन्होंने भी भविष्य की चिंताओं को देखते हुए एक वर्ल्ड के जो बड़े फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक, उसका एक सदस्य बनने की अपनी रुचि को दिखाता है। तो जो IMF के सदस्य होते हैं वही वर्ल्ड बैंक के भी सदस्य होते हैं, याद रहेगा ना। तो इस तरह से एंडोरा अब हमारा 190वां देश हो गया। जाइएगा BPSC का क्वेश्चन पिछला साल खोलिएगा, एक क्वेश्चन फट से मिल जाएगा कि IMF के 190वां देश सदस्य कौन बना। भाई साहब पीछे आप लोग क्वेश्चन बनाए हैं, मिला है क्वेश्चन या नहीं? मिला होगा, देखो पीछे वाले भाई साहब कर रहे हैं। आप लोग को जितना पढ़ाया जाए, जाने के बाद फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। टॉपिक बढ़ते जाएंगे, चलते जाएंगे, और 2 टॉपिक के बाद फिर हम टेस्ट लेंगे। हम क्वेश्चन और कॉपी बांट के नहीं टेस्ट लेते हैं, सुन लीजिएगा, खड़ा करके टेस्ट लेते हैं। ये हमको ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि कॉपी में देंगे, ऑप्शन देंगे तो दिमाग लगाएगा, ई नहीं। हम चाहते हैं कि नहीं, दिमाग नहीं लगाना है, ऑप्शन बेस नहीं पूछना है, बस डायरेक्ट आपको याद है या नहीं, हम ये जानते हैं। सही है ना? हाँ, तो ये याद रखिए, हम वैसे टेस्ट नहीं लेंगे जैसे अभी तक आप देते गए हैं, क्योंकि ऑप्शन में कुछ न कोई आंसर तो मिल ही जाएगा। थोड़ा सा सोचेंगे, विचारेंगे, आंसर मिलेगा, इसलिए हम तुरंत सोचवाएंगे, तुरंत आंसर मांगे, बोलिए इसका क्या होगा। तो अगले बार कभी हो सकता है हम पूछ दें कि वर्ल्ड बैंक के 190वां सदस्य कौन बना। IMF पढ़ा रहे हैं, वर्ल्ड बैंक पूछेंगे, क्यों? क्योंकि जो IMF के सदस्य होते हैं वर्ल्ड बैंक का भी होते हैं। अभी जैसे हमने बताया, तो हम IMF न पूछ के क्या पूछेंगे? वर्ल्ड बैंक के 190वां सदस्य। कंफ्यूज होना तय है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है ना? अच्छी बात है, धन्यवाद। तो अब हम लोग इस रिपोर्ट के आधार पे बात करते हैं, तो ध्यान देंगे, सुनेंगे ये रिपोर्ट क्या कहता है। इस रिपोर्ट को देखिएगा। तो जो हमारा ये अभी 22 का जो हमारी रिपोर्ट आई है, ये 22 के रिपोर्ट में यदि देखा जाए तो इस 22 के रिपोर्ट में हम कह सकते हैं कि भारत की यदि बात करें तो जो हमने इसमें देखा एक नंबर है ना, 0 से 1, तो 0 से 1 में इंडिया को अभी जो नंबर मिला है, मार्क्स मिला है, वह मिला है 0.633। कितना मिला है भारत को मार्क्स? तो याद रख लीजिएगा कि भारत को ये मार्क्स मिला है, एक नंबर में मार्क्स मिला है 0.633 भारत को ये अंक मिला है। क्लियर हो गई? और इस अंक के आधार पर भारत को मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में रखा गया है। किसमें? मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में। लास्ट क्लास में ये चीज हमने डिस्कस कर दिया था कि भारत कहां पर है। अभी तक हम बदलाव नहीं कर पाए हैं। क्लियर हो गई? तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि HDI के आधार पर इंडिया को कितने मार्क्स मिले? 0.633। कुछ नहीं तो 3 और 3 6 हो गया, बात खत्म। देखो ना भैया, 3 जोड़ 3 बराबर 6 हो गया ना। क्लियर हो गई? अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हम बल्कि 2020 में हमें कितना मार्क्स मिला था? तो 2020 में मिला था 0.645। कितना मिला था 2020 में? कितना मिला था? 0.645। अभी मिला 0.633। और इस आधार पे हम अभी हैं मीडियम ह्यूमन, यानी मध्यम मानव विकास कैटेगरी में है, वर्ग में है। ठीक है? यह जो रिपोर्ट आई है, तो आपसे ये भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी हम कितवें स्थान पर हैं? 132 है ना? तो 2020 में हम कितने स्थान पर थे? 131 आउट ऑफ 189। उस समय 89 कंट्री थे। क्लियर हो गया? तो 2020 में हम कितवें स्थान पर थे? क्योंकि अभी हमने जैसे रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, 21 और 22 दोनों मिला के रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। तो इस रिपोर्ट के यदि आधार को देखा जाए, तो इस रिपोर्ट के आधार पर हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि हमारा पीछे का जो रिपोर्ट था, उस समय टोटल 189 देश थे, और 189 देशों में हमारा स्थान जो था 131वां था। अभी हमारा नंबर मिला है 6.633, और इस आधार पे अभी हमारा जो स्थान आया है वह 132/191, यानी अब सदस्य देशों की संख्या कितना हो गई? 191। इतना याद हो गया? याद हो गया? सब यही याद करना है, इकोनॉमिक्स घर पे नहीं पढ़ना है, सब चीज यही याद करके जाना है, और दूसरा विषय घर पे पढ़ना है। ये मेरा स्टेटमेंट है।
इसमें 90वां एंडोरा नहीं, इसमें हम देशों के नाम नहीं किया है। देश के नाम 190 करना जरूरत नहीं है, और न ही आपसे एग्जाम में पूछेगा, उस पर दिमाग मत लगाइए, इसका वो सब नहीं पूछेगा। क्लियर हो गई? इसलिए उस पर दिमाग ही मत लगाइए। एंडोरा इसका पार्ट नहीं है, IMF का बताए थे आपको। डेविएट तुरंत हो गया ना मिनटों में। वहाँ हम एंडोरा किसके सदस्य बताए? IMF का। हम पढ़ा क्या रहे हैं? HDI। तो हमने कहा कि इसका 189 था, 189 से एक ऐसा कौन से संस्थान था जिसका 190वां देश बना, ये मैंने बोला। इसलिए क्वेश्चंस को बढ़िया से ध्यान दिए, वहाँ को यहाँ मत डालिए। इजडो के माइंड को आप डेविएट कर रहे हैं, कंसंट्रेशन नहीं दिख रही है। अब आगे इससे क्वेश्चंस पूछेगा क्या? पूछेगा क्या मतलब क्वेश्चंस के आधार हम ले रहे हैं। अब इससे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत के पड़ोसी राष्ट्रों का क्या मार्किंग है, ये अक्सर पूछेगा। कोई पूछे या ना पूछे, भारत के पड़ोसी जो राष्ट्र हमारा पाकिस्तान है, चीन है, इसके बारे में अक्सर पूछता ही पूछता है। क्लियर हो गई? तो नॉर्मली ये देखा जाए तो पाकिस्तान की तो स्थिति खराब होगी, ठीक है, और लोगों की कुछ स्थितियाँ ठीक रहेगी। तो डायरेक्ट आप लिख लीजिएगा, हिंदी लिखना चाहेंगे तो हिंदी, इंग्लिश लिखना चाहेंगे तो इंग्लिश लिखेंगे। इंडियाज इंडिजिनस या कह सकते हैं नेबर्स कंट्री, इंडियाज नेबर्स कंट्री, यानी भारत के जो नेबर कंट्री है उनकी मार्किंग या कि उनकी पोजीशन क्या है। तो डायरेक्ट लिखेंगे श्रीलंका। श्रीलंका इसका 73 मिला है पोजीशन, 73/191। ओके, उसके बाद आपको आएगा चाइना। चाइना का पोजीशन आया है 79 आउट ऑफ 191। उसके बाद आप बांग्लादेश को लिखिएगा। ये सारे भारत के पड़ोसी राष्ट्र हैं। ऐसे चीन हमारा पड़ोसी राष्ट्र नहीं था, वन चाइना पॉलिसी के तहत पड़ोसी बना है। हमारा पड़ोसी कौन था? तिब्बत, पहले भी बताया होगा। चीन हमारा कभी भी पड़ोसी नहीं रहा था, जबरदस्ती पड़ोसी बना है। किसी को अधिग्रहण करके, किसी को हड़प करके कहा कि हम भी आपका पड़ोसी हैं, लेकिन पड़ोसी रियल में नहीं था। आप लोग मैप तो देखते ही होंगे ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में आप मैप में देखिए तो चीन हमारे साथ है या तिब्बत है? तिब्बत है। लेकिन 99 क्या 100% बच्चे को पता है कि भारत का पड़ोसी राष्ट्र चीन है? नहीं। अच्छा, पता है? अरे वाह। तो चलते हैं आगे। यह है 129 आउट ऑफ 191। भारत से अच्छी पोजीशन है ना इनकी। भूटान, भूटान को लिखेंगे 127 आउट ऑफ 191। हो गया। अब लिखिएगा पाकिस्तान 161 आउट ऑफ 191। और उसके बाद लिख लीजिएगा म्यांमार। म्यांमार वर्मा भारत से कब अलग हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कौन सी थी उस समय? 149 आउट ऑफ 191। और एक आप लिख लेंगे नेपाल, जो बीच बीच में अपना रंग बदलता है, ठीक है, इसका आप लिख लीजिएगा 143 आउट ऑफ 191। तो ये जो होंगे भारत के सारे पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश हैं, जिनका ये डेटा आपको याद करना होगा। अब उसका क्या कीजिएगा, उसके डेटा ही गड़बड़ है तो उसके बारे में चर्चा ही नहीं किया है, और उसकी और स्थिति खराब होगी। ठीक है, तो ये सारे जो हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं, ये सारे पड़ोसी राष्ट्रों का हमने डेटा देखा। हाँ, चाइना का है 79/191। म्यांमार का है 149/191। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन है अब कंफर्म हो जाइए। इंडिया याद करना ही होगा, 132 याद करना होगा, टोटल देश नाम याद करना होगा, भारत का पोजीशन मार्क्स कितने मिले हैं, भारत को किस कैटेगरी में रखा गया है। इज इट ओके? ऐसे बीपीएससी कितनी औकात नहीं है पूछने का, वो भी बता देता हूँ। उसके बाद भारत को साथ दो जोड़ लीजिएगा, एगो चीन को जोड़ लीजिएगा और एगो पाकिस्तान को जोड़, इस पे ज़्यादा फोकस करिएगा, उसके अलावा मत फोकस कीजिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इकोनॉमिक क्राइसिस हर पैरामीटर है ना, पैरामीटर इसमें नॉर्मली 3 हैं, और यही 2010 वाले जब हम रिपोर्ट को देखेंगे तो इसमें हम टोटल 10 सब कैटेगरीज को स्टडी करेंगे। क्लियर हो गया? तो अब सोचने वाली बात है, इस रिपोर्ट में कुछ और नए पैरामीटर की चर्चा की है। इसमें भारत को 3 रूपों में बांटा है, वो चीज़ों को आप सुनिएगा। पहला ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में कहा है इन हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज फॉलन डाउन।
यानी भारत में जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, जीने की जो क्षमता था, जीवन निर्वाह करने की क्षमता थी, वह पहले जहां पर 69.7 साल था, 69.7 ईयर्स था, यह घट करके भारत के साहब रिपोर्ट में आज गया है 67.2 ईयर्स। मीनिंग क्लियर हो गई। तो सबसे ज्यादा हम फ्लॉप पहले कहाँ किए हैं, हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी, या दूसरे रूप में इसको आप हेल्थ से जोड़ सकते हैं, ठीक है। यानी हमारा हेल्थ सेक्टर जो है यह पूर्ण रूप से हमारा फॉलन डाउन किया। यही कारण हो सकता है कि 191 देशों में हमारा स्थान जो आती है वह कितना आता है, 131। क्लियर हो गया। तो जहां पर हमें जीने की क्षमता पहले ये थी, लगभग हम 70 साल तक चना तोड़ रहे थे, अब फूला हुआ चना भी तोड़ने में मुश्किल हो गई। अब तो समझ में आ गया ना। उसका हम भी एक एग्जाम्पल देखो, हम भी आरसीटी करवाए हैं, ठीक है। संडे कल है, कल हमारी दांत लगेगी। ओके, तो ये चुनौतियां ही, तो ये 2-4 रिपोर्ट आप लिखते जाइए। पहला रिपोर्ट में लिखेगा, फर्स्ट में लिखेगा स्वास्थ्य, डायरेक्ट लिखेंगे स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य में लिख लीजिएगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी घट गया है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉलन डाउन हो गया बाई 69.7 ईयर्स टू 67.2 ईयर्स। क्लियर हो गया, 69.7 टू 67.2 ईयर्स। क्लियर। दूसरा बात हम करेंगे एजुकेशंस का। सेकंड जो हम बात करेंगे एडुकेशंस का बात करेंगे, यानी हमारे शिक्षा का स्तर में सुधार हुआ या कुछ गड़बड़ी हुई। ऐसे तो भारत सरकार हमारे यहाँ एक नया शिक्षा नीति लाई है, सुने होंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। कौन बनाए हैं, श्री लगाइए, अपने से बड़ों में श्री लगाना पड़ता है। श्री कस्तूरी रंजन, वो कौन थे, इसरो प्रमुख रह चुके हैं, है ना। और उन्हीं की अध्यक्षता में हमारे यहाँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 के बाद, 1986 के बाद यह हमारा एक नया पॉलिसी आई है, जो अभी वर्तमान में जो हमारे नीड है देश का, उस नीड के साथ हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। थ्योरी कॉन्सेप्ट को हम कम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रैक्टिकल जो होते हैं ऐसे भी थ्योरी से ज़्यादा दिमाग में स्टेबल होता है। इज इट ओके। तो अब हम एजुकेशन का रिपोर्ट बता देता हूँ। एजुकेशन में क्या हमारी रिपोर्ट आई है, तो एजुकेशन में साहब आया है, देयर आर 2 इंडिकेटर्स, देयर इज अ ड्रॉप इन एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। मतलब जितने बच्चों को सरकार का है कि इनरोलमेंट बढ़ाओ, बच्चों का नाम तो स्कूल में एडमिशन हो जा रही है, लेकिन बच्चे बीच में स्कूल ड्रॉप आउट कर दे रहे हैं। मीनिंग क्लियर हो गया। मैं लिखवाऊंगा, स्कूल में एडमिशन तो बच्चा को करवा दिया, लेकिन बच्चा स्कूल जा नहीं रहा है। तो जब बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो क्या उनको एजुकेशन सही मिलेगी, खाली नाम एडमिटेड है। तो ये इसके पीछे कहीं ना कहीं समस्या जो है, वह समस्या हमारे है गरीबी। सबसे बड़ी समस्या क्या है, गरीबी। बबनी बउआ को खिलाएगा, मम्मी पापा अपने खेत में काम कर रहे हैं। अब तो समझ में आया। और गलती से भी बड़ी बिटिया है तब उनको तो भाई घर वाला काम करना ही पड़ेगा, पढ़े या ना पढ़े। तो ये सबसे बड़ी यदि चुनौती है, तो बस चुनौती क्या है, हमारा एजुकेशंस का है। इज इट ओके। उसके बाद यदि देखा जाए, इस रिपोर्ट कहता है बट मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग हैव सीन एन इंक्रीज, लेकिन कुछ इसमें बदलाव हुए हैं। और सबसे ज़्यादा ये समस्या जो बढ़ी, ये कोविड-19 जो पेंडेमिक आया, इसमें कहीं ना कहीं हमारा शिक्षा व्यवस्था ज़्यादा चौपट हुआ, और इसमें हमारे एजुकेशन इंडेक्स जो थी, जो फ्लो करके हम जा रहे थे, वो डायरेक्ट फॉलएंड में चला गया। मीनिंग क्लियर होगा। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे शिक्षा, शिक्षा एजुकेशन। हिंदी में बोल देता हूं, हिंदी इंग्लिश मिला करके, ठीक है। इन एजुकेशन ड्यू टू कोविड पेंडेमिक, ड्यू टू कोविड पेंडेमिक a great fall has been seen। कोरोना महामारी के कारण स्कूल में बच्चों के ड्रॉप आउट ज्यादा हुआ। कारण स्कूल में ड्रॉप आउट की समस्या अधिक हुए। क्लियर हो गई। और थर्ड हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का पार्ट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसमें हमने आपको एक रिपोर्ट पिछले बार बताया था कि अभी वर्ल्ड बैंक कहता है कि यदि आप एक साल में $12,695 या इससे अधिक, तो आप कौन से हैं, विकसित में। याद आया।
अब इस रिपोर्ट के आधार पर यदि देखा जाए तो इन्होंने कहा कि ग्रॉस नेशनल जो हमारा इनकम है, जीएनआई जिसको बोलते हैं, जो हम लोग नेशनल इनकम में आगे पढ़ेंगे, तो कहा कि अभी हमारे भारत में जो है पर कैपिटा इनकम इट हैज बीन फॉलन, गिर गया है साहब। प्रति व्यक्ति आय जो हमारा पहले जो था वह 66-81 रुपया डॉलर था, जो घट करके 65-90 डॉलर हो गया। क्लियर हो गया? तो मायने साहब जब नोट नहीं आएंगे तो क्या आप अपने स्टैंडर्ड को बहुत अच्छे बना सकते हैं? नहीं ना। तो ये पहले हमारा कितना था? 6681 डॉलर। कितना था? 6681 डॉलर। अब ये घट करके कितना आ गया? 6590 डॉलर। कितना घट के आ गया? 6590 डॉलर। तो हम कह सकते हैं कि हमारे देश में बड़ा चुनौती यदि दिखा तो यह हमारा राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में गिरावट को भी दर्ज किया जा सकता है। इसके पीछे रीजन क्या हुए? कोरोना। क्योंकि कोरोना में बिजनेस ठप हो गए, दुकान बंद होते चले गए, लोगों की नौकरियां छूटती चली गई, इंडस्ट्री बंद हो गए, सुने थे ना। तो ये सारे जो कारण हुए, यह कारण हुए बेरोजगारी का। बेरोजगारी बढ़ गई और इसका प्रत्यक्ष रूप से भारतीय इकोनॉमी में इसका प्रभाव देखने को मिला, और वह था कि लोगों की स्रोत जो थी, आय की जो स्रोत थी, वह भी घटते चला गया। तो माइनस जब स्रोत ही घट गया तो क्या प्रति व्यक्ति आय अच्छी होगी? और हम लोग तो खैर ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर एक कमाते हैं और 4 को बैठ के खाते हैं, और ओकरों में महीना में कहते कि वो एप्पल के मोबाइल ले दीजिए ना तो कोचिंग नहीं जाएंगे। सही बोले ना? हम लोग उस समाज में होते हैं जहाँ पर हमारी डिपेंडेंसी ऑलरेडी किसी पे बनाई होती है। तो ये सारी चुनौतियां हैं, ये सारे प्रॉब्लम हैं। यही प्रॉब्लम के आधार पर हम कह सकते हैं कि टोटल 191 देशों में हमारे जो जगह बनी हुई है, कौन सी जगह है? 132। क्लियर हो गया? तो हम कहाँ तीनों पैरामीटर पे हम कहीं ना कहीं फ्लॉप हुए हैं ना। तो ये तीनों पैरामीटर्स को भी आपको याद करना हो। ऐसे हमें नहीं लगता कि बीपीएससी इतना डेप्थ में भी पूछेगी। लेकिन यूपीएससी में बैठना होगा तो ध्यान देना होगा। तो हम लोग खाली बीपीएससी को देख करके तो नहीं पढ़ रहे हैं ना। यूपीएससी में कौन कौन बैठिएगा अगला? हाँ, तो माइंड में सेट करके चलना है यूपीएससी, उधर और इधर दोनों। जिधर जनने क्वेश्चन आएगा मार के निकल जाएंगे। अभी आप लोग नहीं दीजिएगा? अच्छा, नेक्स्ट वही ना, तो 23 में तो इन लोग भी देंगे। अब तो 22 खत्म है ना जी। अब नए रिपोर्ट के आधार पे आता हूं। एचडीआई समाप्त। एनी प्रॉब्लम? अब अगले रिपोर्ट पे आइए, अच्छे से समझिएगा नए रिपोर्ट के आधार पर। अब नए रिपोर्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह एमपीआई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एमपीआई। नाम सुने हैं? हिंदी होता है बहुआयामी गरीबी। बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इंग्लिश इसका होगा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब देखेंगे यहां पर बहुआयामी, पहले तो हमारी थी पॉवर्टी थी, गरीबी थी, उसमें हम एचडीआई निकाल रहे थे। अब इसमें हमने एक वर्ड जोड़ दिया मल्टी। मल्टी का मतलब क्या हुआ? और मल्टी का मतलब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं सेवेरल। तो क्या किसी व्यक्ति को एजुकेशन केवल नहीं मिला, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सही नहीं है, इनकम के स्रोत अच्छी नहीं है, तो क्या इतना ही से किसी व्यक्ति को हम माप लेंगे कि गरीब है? बोलिए। तो इन्होंने यही किया कि जब 2010 आई तो 2010 में OPHI, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के नाम आपने सुना होगा। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने इस पे एक इनिशिएटिव्स को लाया, और इनिशिएटिव्स को ला करके उन्होंने कहा कि जो हम अभी 1990 से लगातार एचडीआई को पब्लिश कर रहे हैं, उसमें कुछ और सुझाव की जरूरत है, उसमें कुछ और चीजों को जोड़ने की जरूरत है, जिस आधार पे हम कह सकते हैं कि किसी भी वर्ल्ड की इकोनॉमी और किसी भी देश का जो रियल हमारा एचडीआई होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, उस पैरामीटर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने क्लियर हो गया? तो क्या क्या मैटर था? अब इसमें हमने पढ़ा, इसमें पैरामीटर जो होंगे, यह पैरामीटर टोटल इसमें भी होंगे 3 ही। पैरामीटर कितने होंगे? 3 होंगे।
लेकिन तीनों पैरामीटर का सब पैरामीटर में हम बदलेंगे। क्लियर हो गई? तो पहला इसका जो पैरामीटर होगा वह हमारा होगा एडुकेशंस। क्या होगा? एडुकेशंस यानी एजुकेशंस। और यह एजुकेशन में इन्होंने दो भागों में बांटा। अब इसी चीज को समझिएगा, इसको कितने भागों में बांटा? दो भागों में बांटा। क्या क्या बांटा? इन्होंने कहा कि 5 साल का आप हो चुके हैं, 5 इयर्स ओल्ड हो चुके हैं, इसके बावजूद भी आप स्कूली एजुकेशन जो होता है ना, स्कूलिंग एजुकेशंस आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। यानी ये भी एक कारण हो सकता है कि 5 साल भारत सरकार ने आर्टिकल 45 आपने पढ़ा होगा, तो आर्टिकल 45 में था कि भारत में एलिमेंट्री एजुकेशन जो होगा, बेसिक एजुकेशन जो होगा, वह बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, था ना? तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसी को हम आगे चल करके 86वां संविधान संशोधन कर दिया, और यह संविधान संशोधन 2002 में आ गई, और यह संशोधन के आधार पर हम एक रिफॉर्म किया कि 6 साल से 14 साल के जो बच्चे होंगे उनको हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। पढ़ा है ना आपने? और यह फ्री एजुकेशन जो प्रोवाइड करने का और लेने का अधिकार होगा, तो एक कर्तव्य है हर माता पिता को कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें। और सरकार यानी राज्य सरकार का यह अधिकार है कि वह 1 किलोमीटर के दायरे में बच्चों को बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करे। क्लियर हो गई? यहाँ पर एक जगह जिम्मेवारी दी जा रही है, एक जगह अधिकार की बात हो रही है ना। तो आर्टिकल 86 2002 में हमने फाइंड आउट किया, और इसको हमने जो हमारा आर्टिकल 45 में जो बेसिक एजुकेशन की बात हुई थी, इसको और हम एम्पावर्ड किया, और एम्पावर्ड कर करके हमने कहा कि 6 साल से 14 साल के जो बच्चे होंगे उनको हम क्या देंगे? फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन देंगे। मीनिंग क्लियर हो गया? और वो राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी कि वह 1 किलोमीटर के दायरे में बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करे। मीनिंग क्लियर हो गई? और इसी को हम 2010 में राइट टू एजुकेशन के रूप में इंप्लीमेंट कर दिया पूरे भारत में। तो डेटा समझ में आ रही है? भारत के संविधान में चर्चा कहाँ था? 45 आर्टिकल में। देखो शुरू हम कहाँ से हो रहे हैं और लास्ट हम कहाँ कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो आर्टिकल 45 में चर्चा हुई, लेकिन इसको हम संवैधानिक यदि देखा जाए तो हम और स्टेटस दिया, एम्पावर्ड किया 86वां के द्वारा, और पूरे भारत में आरटी के रूप में इंप्लीमेंट कब कर दिया? 3 जगह अपने आप में बना। पहले जब इसको हमने लाया तो फंडामेंटल राइट्स बनाया था, हर लोगों का अधिकार है कि वह 6 साल से 14 साल का है तो उसको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट लेना है। लेकिन समस्या आगे जाकर के बढ़ी कि क्या माता पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे तो क्या उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा? क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है फोर्सिएबल है, सुना है ना, इनफोर्सिएबल है, मानना तो पड़ेगा, हंस के मानो या रो के मानो, मानना पड़ेगा। क्योंकि भारत के संविधान के आर्टिकल 2 है जो 32 और 226 है, वह क्या कहता है कि यदि आपका फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, एक्सप्लॉइटेशन होता है, तो अंदर आर्टिकल 32 आप कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट। और अंदर आर्टिकल 226 कहाँ जाओगे? हाई कोर्ट। सुना है ना, पढ़ा भी है ना। तो ये तो हमारा इनफोर्सिएबल हो गया साहब, मानना तो पड़ेगा। तो क्या माता पिता बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे तो क्या बच्चा जाकर के थाना में कहेगा कि मम्मी स्कूल नहीं जा रही, तो मम्मी का अरेस्ट कर लो, पापा के अरेस्ट कर लो? ये तो कहीं ना कहीं फोर्सिबल हो जाएगा ना। अब सरकार इस पर गहन अध्ययन करती है, और गहन अध्ययन करने के बाद सरकार ने कहा कि देखो फंडामेंटल राइट्स तो है ही, इसको हम ड्यूटी में तब्दील कर देते हैं। मीनिंग क्लियर हुआ? और यही ड्यूटी में हमने तब्दील आगे जब कर दिया तो इसको हम जो भारत के संविधान का आर्टिकल 21 है, 21 का हमने ए जोड़ दिया, 21 का ए जोड़ दिया। क्लियर हो गई? और ए जोड़ करके इसको हमने क्या कर दिया? राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट कर दिया। क्लियर हो गई? अब यहां हुआ माता पिता तथा घर के बड़े बुजुर्ग यानी दादा दादी, उनका यह कर्तव्य है कि बच्चों को स्कूल भेजें, पढ़ाई करवाएं। क्लियर हो गई? इसके बावजूद बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? अब क्वेश्चन बन गई ना। हम आ गए ना उसी पॉइंट पर। सरकार इतनी सारे हमें प्रॉफिट दे रही है, उसके बावजूद भी बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा है। व्हाट्स द रीजन? कारण क्या है? गरीबी, सोर्स ऑफ इनकम, हो सकता है
कि गरीबी के साथ हम माल न्यूट्रिशन का भी पार्ट रख सकते हैं ना। बच्चा उस तरह से स्टेबल नहीं हो पाया, बच्चा उस तरह से डेवलप नहीं हो पाया उसका दिमाग, वह स्कूल जाए, स्वच्छता से पढ़ाई करे, समझ सके, ये सारी समस्याएं हो सकती है ना। अब आप लोग के लिए तो खैर भारत सरकार ने एक नया और रिपोर्ट दी है, जो आप लोग को नींद नहीं खुलता है। पता है सोने का अधिकार आपको मिला है? नहीं पता है ना? वाह, कहाँ मिला है अधिकार साहब? भारत में आपने सुना होगा, आप लोग को सोचो हमें कितने बता रहे हैं, वो आप लोग कितने याद करें वो तो आप पे डिपेंड करता है। आप लोग को सोने का अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन ये मत कीजिएगा कि मम्मी 5 बजे जगाए कि बेटा उठो पढ़ना है, तो चलते हैं थाना में FIR देते हैं, तुम जगाओगी हमको, मेरा फंडामेंटल राइट्स है सोने का। बाबा रामदेव जो थे 2013 में रामलीला मैदान में दिल्ली में, याद है, अन्ना हजारे के आंदोलन में थे, और रात में 12 बजे उस समय दिल्ली की जो CM थी शीला दीक्षित थी, श्रीमती शीला दीक्षित, तो रही नहीं तो स्वर्गीय कर देता हूँ, ठीक है। स्वर्गीय शीला दीक्षित जी थी, कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस के अगेंस्ट बोलबाला पूरे भारत में चल रहा था। उसी का प्रत्यक्ष एग्जाम्पल देख सकते हैं कि बाबा देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, झोला लेके चल देंगे, है ना। अब क्या होता है साहब कि रात्रि के लगभग 12-1 बजे दिल्ली पुलिस डायरेक्ट रामलीला मैदान में एंट्री मारती है। सब सोए हुए थे, सब भाग दौड़ हो गया, भाई पुलिस आया। उसमें बाबा रामदेव को किसी ने नाइटी दे दिया। अब हमको ये समझ में आई उतनी रात्रि को उनको किसने नाइटी अपनी दे दी। अब ये नाइटी पहन करके वहां से फरार, जान बचा लिया, क्योंकि इन्हीं को अरेस्ट करने गई थी पुलिस। अभी तो नाइटी महिला ड्रेस पहन के गायब हो गए। और महिला के प्रति भाई पुलिस, समाज, सरकार, कानून सब थोड़ा सा रुक जाता है ना। अभी इनका फायदा उठा के गायब हो गए। अब गायब हुए, सुबह गए सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने अपील दायर किया। कौन? बाबा रामदेव, कि हम लोग शांतिपूर्ण सोए हुए थे, हम लोग को नींद में दखल अंदाजी की गई, जो हम लोग रेस्ट फरमा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबा आपकी नींद को जो परेशान किया है उसके लिए मैं आज कुछ कानून देता हूं। कौन सी कानून बना दादा? वह कानून बना आर्टिकल 21 का C करके जोड़ करके दिया गया कि आज से आपको सोने का अधिकार मौलिक अधिकार है, और रात्रि के 10 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक आराम से आप नींद फरमाइए, आपको कोई नहीं बोलने वाला है। तो ये आपका सोने का अधिकार, लेकिन सिविल की तैयारी कर रहे हैं, हम सोने नहीं देंगे, अधिकार है तो है। समझ में आया? तो आपको सोने का अधिकार रात्रि के 10 बजे से लेकर के, अब एक मतलब ये नहीं कि राजधानी ट्रेन में सो जाना जा करके, अब TTI की टिकट देख नहीं रहे हैं, अभी 1 बजल है। अब यही चीज मैं बताने वाला हूं। अब कभी कभी क्या होती है ना कि कुछ कानून बताने का दुरुपयोग होता है। अब हम आपको अब कानून बताना शुरू कर दिया, तो आप लोग से मेरा गुजारिश होगा कि आप इसका दुरुपयोग ना करें, ठीक है। तो नॉर्मली रात्रि में TT नहीं जाता है, ये सच है, लेकिन याद रखिएगा कि जिस स्टेशन पे आप चढ़ेंगे वहां पर वो पूछ सकती है, कारण कि उसके बाद नहीं करेंगे। ऐसा थोड़ी कि आप जाते ही सो जाइएगा और कहिएगा कि ये सोने का अधिकार हो गया, ऐसा नहीं ना होगा। ऐसा नहीं है, मैंने भी एक बार इसका प्रयोग कर लिया था। 2013 में एक कानून आई, और हमने भी 2014 में इसका इस्तेमाल कर लिया था। जब हम नागपुर से आ रहे थे और हमको नींद लग रही थी, और ट्रेन में बहुत उस समय कोई चीज़ का एग्जाम चल रहा था, भीड़ थी, और हम नागपुर में अचानक चढ़े, इटारसी तक जैसे तैसे आ गए। उसके बाद इटारसी के में हम AC 3rd में चढ़ गए, वो हमारा स्लीपर का टिकट था साहब। AC में चढ़े, सो गए। TTI ने कहा कि अभी देख रहे हैं समय सोने का अधिकार है। बेचारा TT कुछ नहीं बोला, समझदार था, ठीक है। तो आप लोग इसका ना करें, हमने प्रयोग कर लिया, आप ना करें। मजा आ रही है? सच में क्या क्या सीख रहे हो यार? कितना याद होगा कि नहीं याद होगा? नहीं याद होगा? याद हो जाएगा ना। तो ऐसी तो करना है आपको, जैसे हमारे पास है, हम देते जा रहे हैं, डिलीवरी करते जा रहे हैं, आप भी बस इसी तरह तैयारी करनी है। तो ये हुआ कि 5 साल की जो शिक्षा होती है, 5 साल आपका एज हो गया, उसके बावजूद भी आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, क्लियर हो गया? तो आप कहीं ना कहीं एजुकेशन से डिप्राइव्ड है ना, वंचित है ना। उसके बाद होता है
कि आप स्कूल जाने का एज कंप्लीट कर चुके हैं, स्कूल एज आपने कंप्लीट कर लिया है, उसके बावजूद भी आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्कूली शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो स्कूल का एज हमारा क्या है? 6 साल। क्लियर हो गई? और वैसे आजकल तो माता पिता अपने टेंशन मुक्त होने के लिए खाली बउआ बोले मम्मी डैडी चल किडेन गार्डन, क्योंकि फ्री होंगे तो व्हाट्सएप फेसबुक चलाना होगा ना, तो आजकल हम उससे पहले ही उनको पहुंचा देते हैं, जो 4 घंटा फ्री रहेंगे यार तो जाओ तो पहले, है ना। तो ये दोनों जो चुनौतियां होती है, दोनों चुनौतियां हमारा किससे रिलेटेड होता है? एजुकेशन से होता है। मीनिंग क्लियर हो गया? लिखेंगे नहीं, समझिए, नहीं तो खाली लिखिएगा तो फिर वही होगा कि सर इतना डेटा तो याद नहीं होता है। ठीक है, पहले समझिए, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग इज बेटर देन राइटिंग। हमें लगा कोई बोलेगा नहीं सर राइटिंग इज बेटर देन अंडरस्टैंडिंग। दूसरा जो कॉन्सेप्ट होती है साहब, वह दूसरा है इसमें पार्ट, और उसको हम लेते हैं हेल्थ से रिलेट करते हैं। किससे जोड़ेंगे हम? हेल्थ से जोड़ेंगे। ठीक है, हेल्थ में भी हमारा 2 पार्ट आ जाएंगे। हेल्थ में भी कितने पार्ट होंगे? 2 पार्ट आ जाएंगे हेल्थ में। पहला जो होगा वह होगा माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे कुपोषण। अब कुपोषण के शिकार कौन होंगे? हिंदी गलत हो सकती है, सॉरी फॉर इट। ठीक है, अब कुपोषण क्यों बच्चा हो जा रहा है साहब? यदि उनके माता पिता के पास अच्छी एजुकेशन होती, पॉइंट मस्ट बी नोटेड, इनके पास इनकम का अच्छा स्रोत होता, तो क्या वो अपने बच्चों को कुपोषित होने देते? हमारे बिहार में जीविका, अक्सर हम लोग सुनते हैं कि जीविका जो चलाई जाती है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाई जाती है, लेकिन पता होनी चाहिए पूरा फंड कौन करता है? वर्ल्ड बैंक करता है। लेकिन इसका क्रेडिट कौन लेते हैं? सीएम साहब। नहीं पता था, अब शुरू करता हूं इस पे। ठीक है, ये जीविका के अंतर्गत मैटर ऐसा है साहब, खास तौर पे बिहार भी एक बीमारू राज्य है, अभी इससे हम उबरे नहीं हैं, निकले नहीं हैं, पता नहीं कितने वर्ष अभी लगेंगे। ओके, अब इसमें क्या होता है कि बिहार की वह महिलाएं, वह माता बहनें जो प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी के दौरान उनको एक रूटीन चेक होता है, सुना होगा। अब इस रूटीन चेक में उनके भोजन पे ध्यान देना, उनकी सेहत पे ध्यान देना, उनकी हेल्थ चेकअप का ध्यान देना, साप्ताहिक, 15 दिन, महीना, ये आता है। अब मायने सी बात, इसको लेकर के जैसे समय समय पर एक व्यक्ति, जैसे हम लोग जितने भी हम लोग जन्म ने लिया है, हर व्यक्तियों को, एक बच्चा को माँ के गर्भ में 9 महीना 14 दिन का जो पीरियड होता है, इस पीरियड में शरीर का जो कंकाल होता है, इस बॉडी को निर्माण होने में लगभग 1.25 kg कैल्शियम की आवश्यकता होती है। मीनिंग क्लियर हो गया? 1.25 kg कैल्शियम की आवश्यकता है। जो आपको देख रहे हैं, दांत है, नाखून है, हड्डी है, सब है क्या? कैल्शियम है। क्लियर हो गई? तो एक कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अब मायने सी बात है, जिस माता को प्रेगनेंसी के दौरान उनको कैल्शियम के सही मात्रा न मिलेगा, क्या उनका बच्चा कभी भी कह सकते हैं कि सही होगा? नहीं। आयरन अक्सर हम सुनते हैं समाज में कि प्रेगनेंसी के टाइम में उनको क्या होता है, ब्लड ही नहीं है शरीर में, सुनते हैं ना, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है। क्लियर हो गई? इसको लेकर के सरकार हर हॉस्पिटल में आयरन की खुराक चलाती है, दवाइयां देती है। तो ये सारे मायने इस बात से, जिनके पास पैसा, जिनके पास एजुकेशन हो, तो इसको उपलब्ध करा ले रहे हैं। लेकिन हमारे ज्यादातर जो देश की आबादी है, अभी भी भारत की आबादी का सोचो भैया कि 33% आबादी केवल शहर में है, 67% आबादी हमारा कहाँ है? गांव में है। और गांव के मतलब आप स्थिति को समझ रहे होंगे, शहर की स्थिति भी आप समझ रहे। शहर में रहने से नहीं होता है, हमारी स्टैंडर्ड क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इसको हमें स्टडी करना होगा। क्लियर हो गई? तो माइनस से ज्यादा हमारी आबादी गांव में है, जो कहीं ना कहीं ये सारे चीजों से वंचित हैं। तो मायने सी बात है, जब माँ बहुत ज्यादा मजबूत नहीं हो सकती, तो क्या उनके बीज यानी उनके बच्चे मजबूत होंगे? नहीं ना। तो यह हमारी जो चुनौती है, यही कारण है कि हमारे यहाँ कुपोषण की समस्या बढ़ गई है। अब आजकल तो और कुपोषण की समस्या दूसरे तरह से बढ़ रहे हैं, क्योंकि महिलाओं को दूध और मक्खन और घी पसंद ही नहीं है, गोलगप्पा पसंद हो गया है, जहां पर ऐसे करके गारता है, कभी नाकों से ही
हम गलत नहीं बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे करते रहता है, ऐसे ऐसे कर सारा चीज उसमें डाल के एकदम ग्रेडियंट्स तैयार करता है, और वो आपको पसंद है। हम तो बोल ही रहा हूं, हम भी देखता हूं तभी तो बोल रहा हूं। ना दादा ना, कुछ भी नहीं, नो मार्केट थिंग्स। ओके, तो माल न्यूट्रिशन की समस्या क्लियर हो गई। इसमें भी हम अभी स्थान रखे हैं। अभी भी भारत में देखने को मिलता है साहब कि हर घर में, और इसमें एगो नया भी बीमारी चल रहा है जिसमें कोरोना के टाइम में भारत सरकार अलर्ट कर रही थी, उसको बोलते हैं हम लोग, कहा क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं MMR, मम्स मिजल्स रूबेला। रूबेला एक बीमारी आई है नया, बच्चा अच्छे से जन्म ले लिया, 6 महीना 7 महीना के अंदर में उसको जोर से फीवर आएगा और बच्चा आगे जाकर फिजिकली डिसेबल्ड हो जाएगा। सुना होगा समाज में, उसको बोलते हैं रूबेला बीमारी। ये जो है इटली से चला है, इंडिया तक आ गया है, मतलब दूसरे शब्द में कहा सोनिया गांधी, ठीक है। तो एक बीमारी है MMR, फुल फॉर्म क्या बताया हमने, मम्स मिजल्स एंड रूबेला। ये रूबेला जो बीमारी है बहुत खतरनाक है, हमारे समाज के खास तौर पे हर महिला की नहीं होती है, केवल प्रेग्नेंट महिला के साथ ये घटना घटती है। ये छुआछूत का है, भाप से लग जाता है, साथ में खाना खा रहे हैं, किसी का साबुन लगा लिए, और इसमें महिलाओं का समस्या कोई देखने में एकदम ठीक ठाक, लेकिन समस्या है कि उनको जोड़ों में दर्द, नोचनी आएगा, कभी ठोर फूल जाएगा, अपने आप पचक भी जाएगा, नोचेंगे तो फूल जाएगा, अपने आप पचक भी जाएगा। क्लियर हो गई? दिस इज द सिम्टम्स ऑफ रूबेला। आई एम डॉक्टर विदाउट सर्टिफिकेट। ओके, आगे बढ़े, पढ़ो ना, जम के पढ़ो ना आप लोग। अरे आइए तो यहीं से बनना ही है, रिजल्ट में तो यहीं से होगा, बस पढ़ते जाना है। माल न्यूट्रिशन के बाद होता है साहब हमारे पास चाइल्ड मोर्टालिटी रेट। क्या होता है? चाइल्ड मोर्टालिटी रेट, मतलब बच्चा का जन्म हुआ, बच्चा अपने 5वें जन्मदिन से पहले मौत हो गई। एट द टाइम ऑफ बर्थ भी, जन्म के टाइम में भी मौत हो जाती है। और यदि कोई बच्चा को जन्म से 5 गो उसका जो बर्थडे होती है 5 इयर्स, यदि 5 साल के अंदर यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो भी वो क्या कहलाएगा? क्लियर हुआ? यानी अभी भी हमारे यहाँ चुनौतियां बनी हुई है। ये होता है कि 1000 जब प्रसव होता है, 1000 जो प्रसव होता है यानी प्रेगनेंसी जो होती है, इस प्रेगनेंसी पे कितने बच्चे का देहांत हुआ? तो इसमें अभी तो हम ऑलरेडी जस्ट बताया कि अभी भी हमारे यहाँ यदि 1000 का प्रेगनेंसी होता है तो लगभग 27-28 बच्चे तो मर ही जाते हैं, और साथ ही साथ पता नहीं कितनी माता भी अपने प्राण को आहुति दे देती है। सही है गलत? अक्सर सुनते होंगे। कारण क्या है? यदि उस इंसान के पास अच्छा पैसा होता, अच्छी एजुकेशन होती, तो क्या वो एक अच्छे हॉस्पिटल डॉक्टर के पास नहीं जाता? जच्चा बच्चा को ख्याल नहीं रखता। इसके पीछे रीजन क्या है? एजुकेशन नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, नोट नहीं है। नोट बोलता है, आदमी नहीं बोलता है, नोट बोलता है। क्लियर हो गया? तो टोटल अभी हमने कितने इसमें सब पैरामीटर पढ़ा लिया? 2 दूनी 4, यही तो पढ़ना हमें। टोटल इसमें पढ़ना कितना है? सब पैरामीटर में 10, और इसमें 3, तो 2 हो गया इसका, और टोटल ऐसे होंगे 4। अब इसके बाद हमारा जो होगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आएगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसमें टोटल 6 पढ़ना है। 6 क्या क्या? ओरल बोलता फिर लिखवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। जैसे हमारा होता है सैनिटेशन, यू नो सैनिटेशन, स्वच्छता का ख्याल रखना है। अब हम लोग इतने सुबह से शाम तक गाड़ी आके बोलती है कचरा निकाल, हम लोग छोटा सा गेट थोड़ा सा खोलते हैं, कचरा फटाक से बिकते हैं, सामने कौन आया वो समझे। सही बोले ना? सच बोल रहे हैं, और इसमें आप लोग का योगदान सर्वोपरि है। तो ये जो चुनौती बनी हुई है साहब, गाड़ी दरवाजा पे आ करके कचरा निकाल, लेकिन हम उस समय सोए रहते हैं। ऐसा टाइम में निकालते जब लोग ऑफिस जाते हैं, या तो ऊपर से गिरा दिया या बगल से गिरा दिया, पड़ा तो आप समझो आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल। तो सैनिटेशन। दूसरा ड्रिंकिंग वाटर, जो भारत के संविधान का आर्टिकल 21 कहता है कि आपको स्वच्छ हवा चाहिए, स्वच्छ वातावरण चाहिए, स्वच्छ पानी चाहिए, है ना। इलेक्ट्रिसिटी, घरों में स्वच्छ ईंधन। अभी भी आप गांव दर देहात में जाइएगा, पता नहीं कितने माताएं बहनें हैं जो अभी भी लकड़ी और गोईठा पे खाना बना रही हैं। पता नहीं कितनी प्रदूषण निकल रहा है,
धुआं निकल रहा है, जिससे कि उनकी सेहत पर भी नेगेटिव प्रभाव और खास तौर पे उनके जो गर्भ में बच्चा है उस पर भी प्रभाव। क्लियर हो गया? दोनों का खतरा। उसके अलावे साफ सफाई, अभी भी इसमें बात होती है फिर हमारे घर का, हाउसिंग का। अभी भी ज्यादातर आबादी के पास घर है, लेकिन उसका जो घर है वो क्या है, मिट्टी का है, या कह सकते हैं जो कच्चा पदार्थ का बना हुआ है, जिसके कारण फंगस, ऐसे प्रॉब्लम, फंगस समझते हैं, कुछ नहीं तो खाना खा रहे हैं कॉकरोच दौड़ रहा है। तो गरीबों के यहाँ अक्सर देखने को मिलता है या नहीं मिलता है? खैर पटना में तो 2 तल्ला पर भी कॉकरोच चढ़ जाता है ना? तो ये टोटल 6 जो पैरामीटर होंगे किसमें जुड़ जाएंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। और टोटल 10 सब टॉपिक पे हम क्या तैयार करते हैं, बात समझ में आ गई? और हम इसमें पढ़ेंगे गरीब अन्य प्रकार के होते हैं। एक सुबह से शाम तक दवाई खा करके जिंदा है, दवाई नहीं खाएगा तो सीधे पारस हॉस्पिटल, और वो जान मार के 10 दिन के बाद तक पैसा लेते रहेगा। वो भी तो है बीमार, फिजिकली बीमार है। टीचर बढ़िया से समझा रहे हैं, लिख लिख के पढ़ा रहे हैं, फिर भी बेचारा नहीं समझ पा रहा है, वो भी तो बीमार है, मेंटली बीमार है, मेंटली गरीब है। समाज में कोई जगह नहीं है, समाज उनको एकदम अवॉइड करके चल रहा है, वो भी तो बीमार गरीब है, सामाजिक भी गरीब है। तो इस तरह से गरीबी का जो पैरामीटर होता है, अनडेवलप ह्यूमन डेवलपमेंट की जो पैरामीटर होता है, वह यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने इसको और बृहद पैमाने पर 2010 में बताया कि आप जो अभी तक HDI निकालते आ रहे हैं, इतना से गरीबी नहीं मापा जा सकता है। पहले तो आप 10 को देख लीजिए ना सामने, समझ आ गई? इसके अलावे भी हैं, लेकिन 10 पैरामीटर के आधार पर हमारा क्या निकलता है, समझ में आ गई? तो एग्जाम में पूछेगा कि एजुकेशन में कितने सब टॉपिक, हेल्थ में कितने सब टॉपिक, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कितने टॉपिक। इज इट ओके? किन्हीं का कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अब तो इतने अच्छे लाल पीले हरियर करके पढ़ा रहे हैं, अभी भी कंफ्यूजन है? आगे लिखा जाए तो लिखा जाए साहब, MPI के बारे में हम चर्चा करते हैं। अब हेडिंग में डाल दीजिए MPI। अच्छा हाँ, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमको क्या दिक्कत है।